हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिले। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 12 नवंबर 2020। नंबर 1, गवर्नमेंट टू गवर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। In a move that will have a far-reaching impact, the Union government has bought over-the-top platforms or video streaming service providers such as Netflix, Amazon Prime and others under the ambit of the Ministry of Information and Broadcasting. यूनियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और भी बहुत कुछ और भी जो अदर एप्स है और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, ये सब जो अनगवर्न्ड था, इसे अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर एम्बिट किया जाएगा, एंटर किया जाएगा। Currently, there is no law or autonomous body governing a digital content. ये सब डिजिटल कंटेंट को फिलहाल कोई लॉ या कोई भी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी जो गवर्नमेंट बॉडीज होता है, गवर्न नहीं कर रही है। इन अ गैजेट notification issued on Wednesday and signed by President Ramnath Kovind, online films, digital news and current affairs content now come under the purview of the Information and Broadcasting Ministry headed by Prakash Javadekar. So पहले जो ऑनलाइन फिल्म्स, डिजिटल न्यूज, करंट अफेयर्स, कंटेंट, ये सब जो था, ये सब कोई भी ऑटोनोमस बॉडी या लॉ के अंदर नहीं आता था। लेकिन वेडनेसडे को जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने साइन किया, उसके बाद ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आ गई, जो कि हेड किया जा रहा है प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना फाइनलाइजिंग disengagement plan. India and China are working out modalities to finalize a plan for phased disengagement and de-escalation along the line of actual control in eastern Ladakh, beginning with the north bank of Pangong Tso, according to multiple sources. So India China के बीच जो भिड़ंत चल रही थी बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे, फिलहाल कुछ मॉडलिटीज प्लान किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है, जो ये स्टैंड ऑफ को डिसएंगेज करेगा, दोनों पीछे हट जाएंगे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहले जैसे नॉर्मल कर दी जाएगी। द प्रपोजल फ्रॉम द चाइनीज साइड पुट फॉरवर्ड एट द 8th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक्स ऑन नवंबर 6 नवंबर को जो 8th कमांडर टॉक्स था, तब जाके चाइनीज साइड ये प्रपोजल एक्सेप्ट की है और उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, वो अपनी ट्रुप को पीछे बुला लेंगे और अपने इक्विपमेंट्स जो है सबको पीछे बैक कर देगी। फ्रॉम फिंगर 4 टू फिंगर 8, जब फिंगर 4 में आके वो लोग बसे हुए थे, अब वो फिंगर 4 से जाके फिंगर 8 में चले जाएगी, पीछे चले जाएगी वो लोग। ऑन द नॉर्थ बैंक, 2 सोर्सेस कंफर्म दिस, और ये न्यूज को 2 सोर्स कंफर्म की गई है और फिलहाल डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज ड्यू टू विंटर सीजन, विंटर की वजह से ये किया जा रहा है, फ्यूचर का नहीं पता, बट फिलहाल देयर इज अ फाइनलाइज्ड डिसएंगेजमेंट एंड de-escalation plan. Next point, Center unveils incentives to boost manufacturing. The government on Wednesday unveiled a production-linked incentive scheme to encourage domestic manufacturing investment in 10 more sectors, with an estimated outlay of about 1.46 lakh crore rupees over the next 5 years. तो गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करेगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी और वो 10 सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी और ये इन्वेस्टमेंट 5 साल तक होगा और 1.46 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा, ये आउटले किया गया है। The 10 sectors which Finance Minister Nirmala Sitharaman said
had been identified on the basis of the potential to create jobs and make India self-reliant. और ये जो 10 सेक्टर्स चूज किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, ये वही 10 सेक्टर्स को चूज किया गया है जिसके पास पोटेंशियल है फ्यूचर में जॉब क्रिएट करने का और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का। इसका मतलब जो मटेरियल हम लोग बाहर से मंगवाते थे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ऐसा जिसका पोटेंशियल है वही सेक्टर्स को ये स्कीम दिया जाएगा। और ये कौन कौन सा सेक्टर है? इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, स्पेशलिटी स्टील, automobiles and auto components, solar photovoltaic modules and white good such as air conditioner and LEDs। ये सारी सेक्टर्स को ये नया स्कीम जो है ये इनकरेज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, होम मिनिस्टर अमेंड्स FCRA रूल्स। The Ministry of Home Affairs has relaxed norms for farmers, student, religious and other groups who are not directly aligned to any political party to receive foreign funds if the groups are not involved in active politics। So जो एक नॉर्म्स था कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं रह सकते तो आपको फॉरेन फंड्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल वो नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया है, उससे नॉर्मल कर दिया गया है। और अब जो स्टूडेंट, फार्मर, रिलीजियस एंड अदर ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायरेक्टली अलाइंड नहीं है वो फॉरेन फंड्स रिसीव कर सकते हैं और उन्हें कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। द मिनिस्ट्री नोटिफाइड न्यू रूल्स अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 on Wednesday, thereby amending the FCRA rules 2011। जो 2010 का रूल था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, उसे थोड़ा रिवैम्प किया गया है और उसे FCRA रूल्स 2011 किया गया है। द न्यू रूल सेड, जो नया रूल है वो बता रही है, द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 5 and 6 of sub rule 1 shall be considered to be political nature if they participate in active politics or party politics as the case may be। अगर कोई भी एक्टिव पॉलिटिक्स या पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया तो उसे पॉलिटिकल नेचर ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 68% of newly elected MLAs in Bihar face criminal cases। 68% of newly elected Bihar MLAs have pending criminal charges, with 51% of them having declared serious cases against themselves, including rape and murder, according to the report released on Wednesday by the Association of Democratic Reforms। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से वेडनेसडे को रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें देखा गया है कि जो बिहार में जो इलेक्शन हुई उसमें जो एमएलए इलेक्ट की गई उनमें से 68% नए जो एमएलए इलेक्ट किए गए सब 68% एमएलए का पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, फिर भी वो लोग एमएलए बन गए। और 68% में से 51% तो ऐसे क्रिमिनल्स है जिसके ऊपर रेप, मर्डर का चार्जेस है, स्टिल दे आर द एमएलएस ऑफ बिहार। In its analysis of the election affidavit of 243 winning candidates, the ADR found that the number of winners with criminal cases had increased from 142 or 58% of the total in 2015 to 163 or 68% in 2020। 241 कैंडिडेट में से ADR ने ये पाया है कि 2015 में 2015 में 142 क्रिमिनल्स केसेस एमएलएस को इलेक्ट किया गया था, जबकि वो बढ़ के 163 हो गया है 2020 में। Winning candidates who had declared serious criminal cases including murder, kidnapping and crime against women
also increased to 123 from 98. 98 MLAs को जिसका बैकग्राउंड मर्डरिंग है, किडनैपिंग है, रेपिंग है, इन लोग को 98 से बढ़ के 123 हो गया है। और अब ये लोग बिहार के एमएलएस बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, GDP shrank 8.6% in quarter two, pushing economy into a recession. India's economy rebounded sharply in the wake of reopening from lockdowns, slowing the pace of its contraction to 8.6% in the second quarter of the current fiscal year. The RBI nowcast in its monthly bulletin released on Wednesday. RBI का मंथली बुलेटिन में देखा गया है कि फिलहाल जो इंडिया का इकोनॉमी गिर रहा था, अभी वो 8.6 में जाके थोड़ा उसका पेस रुक गया है। बहुत स्पीड में गिर रहा था, फिलहाल उसका पेस थोड़ा रुक गया है। एंड आरबीआई ये कह रहा है कि अब जो रिसेशन हो रहा है, जो 8.6 में अटक गया है या फिर थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी वो रिबाउंड करेगा, वो पलट जाएगा और इकोनॉमी इंक्रीज होगा। Still, the estimate implies that India is likely to have entered a technical recession in the first half of 2020-21 for the first time in the history, with 2 successive quarters of GDP contraction, the central bank said. बैंक का ये कहना है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 2 सक्सेसिव क्वार्टर में जीडीपी गिरा है इंडिया का, और 2020-21 के फर्स्ट हाफ में ही वो लोग रिसेशन करेगी और वो कॉन्ट्रैक्शन को मेकअप कर लेगी, रिकवर कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल इंफ्रा पीपीपीज एलिजिबल फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग। The government on Wednesday expanded the provision of financial support by means of viability gap funding for public-private partnership in infrastructure project to include critical social sector investment in sectors such as health, education, water and waste treatment. So, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होने वाली थी, उसमें ये फंडिंग किया जा रहा था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा था। लेकिन रिसेंट स्कीम जब रिवैम्प किया गया, नया किया गया, उसमें ये इंक्लूड किया गया फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो फाइनेंस फंड किया गया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, उसके अंदर सोशल सेक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसके अंदर रहेगा हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। ये सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स approved the continuation of the scheme for financial support to PPPs in infrastructure that has been in place since 2006 till 2024-25. So, Cabinet Committee of Economic Affairs ने ये अप्रूव किया है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दिया जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो 2006 से लेकर 2024-25 तक चलेगी, उसमें क्रिटिकल सोशल सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा। और ये स्कीम जो है ये रिवैम्प्ड किया गया है, नया किया गया है। सो अ टोटल ऑफ 8,100 करोड़ रुपीस हैव बीन अलोकेटेड अंडर दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंदर 8,100 करोड़ रुपीस अलोकेट किया गया था 2020-21 टू 2024-25 के बीच, जिसमें से 2,100 करोड़ रुपीस अब सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। सो 8,100 करोड़ में से 2,100 करोड़ रुपीस सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट में दिया जाएगा और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पुतनिक वी वैक्सीन 92% effective. Russia's Sputnik V vaccine has proven to be 92% efficacious among a group of volunteers
who are part of phase 3 trials to test the vaccine, the Russian health ministry said in a statement on Wednesday. So रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि रशिया का जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो 92% इफेक्टिव है. 92% कोविड-19 पेशेंट्स को 92% तक हील कर रही है, ठीक कर दे रही है. The result were based on the analysis of 20 participants in the trial who were confirmed COVID-19 positives. और ये टेस्ट 20 participants के ऊपर किया गया है जो COVID-19 positives थी. The trial consists of 20,000 people who got 1 dose of vaccine and 16,000 who got 2 14 days apart. So ये ट्रायल कंसिस्ट किया गया था 20,000 पीपल सर 20,000 पीपल को 1 डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया था और 16,000 पीपल को 2 डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया था 14 डेज अपार्ट 14 डेज छोड़ के गैप रख के. द एफिशिएंसी परसेंटेज मीन्स दैट व्हेन cases were split among the placebo group and vaccinated group, 92% of those who were vaccinated was safe. So जब ये केस स्प्लिट किया गया था, किसी किसी को घर पे रख के टेस्ट किया गया था और किसी किसी को वैक्सीन दे के टेस्ट किया गया था. जो घर पे जो ग्रुप थी वो ज्यादा जल्दी हील नहीं कर पाई और वैक्सीनेटेड जो ग्रुप है वो 92% तक हील कर गई. सो रशिया स्पुतनिक वी का कहना है कि वो 92% इफेक्टिव है. और मंडे को जो अमेरिका का फाइजर जो वैक्सीन निकाला था आरएनए वैक्सीन फाइजर का वैक्सीन वो उन लोगों ने क्लेम किया था कि उनका वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव हो सकती है. 90% तक इफेक्टिव है और स्पुतनिक वी 92% इफेक्टिव. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिज इंपॉर्टेंट डेज. और 12 नवंबर का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड निमोनिया डे एंड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.